पावर एनर्जी, राइट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सर्कुलर मोशन का डिस्कशन किया था, उसके अंदर का जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पार्ट है उसके अंदर थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन भी लगेगा, तो वो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर भी क्लियर होगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एंड इफ यू आर न्यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, राइट। एंड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी जिसके अंदर हम रोज एक चैप्टर ऐड कर रहे हैं, राइट। तो आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं, विच इज कंप्लीटली फ्री। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। तो सबसे पहले हम वर्क के बारे में जानते हैं, बचपन से हम वर्क के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हम सबसे पहले वर्क की बात करेंगे, फिर एनर्जी की, देन पावर की, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद वर्क। हमें पता है वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। वर्क का पॉजिटिव वर्क डन होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है, ऑल्सो इट कैन बी जीरो एज वेल। वर्क का यूनिट है वो जूल रहता है, हम सबको पता है, राइट। कोई फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो हम बोलेंगे कि वहां पर उस पर्टिकुलर केस में वर्क हुआ है। और हमें वर्क के बारे में अगर फॉर्मूला लिखना है तो वर्क हम क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन आल्सो राइट डाउन एफ डॉट डी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ डी कॉस थीटा, या तो इस वर्क को सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। बट दिस डिस्प्लेसमेंट in डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। बस इतनी सी छोटी सी बात याद रखनी है। ये जो वर्क है ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, ये आपका नेगेटिव हो सकता है, और ये आपका जीरो भी हो सकता है। और वर्क जो है ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो ये बेसिक कुछ बातें हैं वर्क की। तो यहाँ पर टेंशन लग रहा है, और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये बॉल ऐसे मूव करेगी, यहाँ पर है तो वो ऐसे मूव करेगी, हमेशा उसकी डिस्प्लेसमेंट है, मूवमेंट की डिस्प्लेसमेंट दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। देखो ये हमेशा कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, हमेशा परपेंडिकुलर है, तो मैं बोलूंगा ये टेंशन का वर्क डन तो क्या है, जीरो, राइट। तो यहाँ पर टेंशन का वर्क डन में टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट। बट फिर भी टेंशन जरूरी है ये मोमेंट के लिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जैसे लेट से कि कोई अपना न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है भाई, लेट से v3 स्पीड से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, राइट, फोर्स लगेगा। तो अगर मैं पूछूं कि इस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ये है, और आप ऐसा बोल सकते हो इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, इस पर्टिकुलर केस के अंदर जीरो आ जाएगा। तो काफी बार आपका वर्क डन जीरो भी आता है, काफी बार आपका पॉजिटिव आता है। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आप बोल सकते हो नेगेटिव वर्क डन है, राइट। देन पॉजिटिव वर्क डन भी आ सकता है एंड जीरो भी आ सकता है। अब जीरो वर्क डन का मतलब ये नहीं कि हमारा जो फोर्स है वो काम का नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ टेंशन का वर्क डन जीरो है, बट स्टिल टेंशन इज यूजफुल फोर्स इन दिस पर्टिकुलर केस। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स की, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर भी सेम टाइप का सिनेरियो रहेगा, बट फिर भी दैट फोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। तो वर्क डन जीरो का मतलब ये भी नहीं है कि वो जो फोर्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो ये पहली बात होगी वर्क की। अब चलिए हमारे पास जो टाइप ऑफ वर्क है उसकी बात करते हैं। हम पहले तो बात करेंगे कांस्टेंट फोर्स की, ठीक है, और वेरिएबल फोर्स की। हमारे पास दो टाइप के फोर्स रहेंगे, एक तो कांस्टेंट फोर्स एंड एक रहेगा अपना वेरिएबल फोर्स। पहली बात जो वर्क डन है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे डिपेंड करेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट विल डिपेंड अपॉन द फ्रेम। अब अगर मैं बात करूं कांस्टेंट फोर्स की, आपको सवाल आ गया कांस्टेंट फोर्स का और आपको पूछ लिया कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय दिस कांस्टेंट फोर्स। लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से मुझे फोर्स की वैल्यू दे दी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये मुझे फोर्स दे दिया। मुझे ऐसा पूछ लिया कि एक पार्टिकल को मैं 1 2 3 पॉइंट से 4 5 6 पॉइंट पे ले जा रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 से 4 5 6 ले जा रहा हूं। सो व्हाट विल बी द वर्क डन, व्हाट विल बी द वर्क डन इन दिस पर्टिकुलर केस। तो देखो आपको इन सिंपल से सवाल में आपको क्या करना है, हमें पता है वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। और यू कैन आल्सो राइट डाउन एन f डॉट ds, राइट, छोटा सा वर्क डन, राइट। अगर मुझे छोटा सा वर्क डन लिखना है तो dw I'll write
एफ डॉट ds, राइट, सिंपल। और दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन आ जाएगा और कुछ नहीं। तो अब देखो यहाँ पर आपको फोर्स क्या दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और ये जो ds है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मुझे ऐसा दिया है पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ का आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लो, ठीक है। तो ds की जगह अभी के लिए तो मैं क्या लिखूंगा, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, राइट, जो भी होगा हम देख लेंगे आगे। बस अब इसको आगे अलग अलग कर दो तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आप लिमिट भी पुट कर सकते हो फ्रॉम 1 2 3 से 4 5 6, तो हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स, राइट, डॉट है तो आई तो हट गया, प्लस 3 इंटू डी वाई प्लस 6 इंटू डी जेड, राइट। तो बस लिमिट पुट कर दो 1 से 4, 2 से 5, देन 3 से 6, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2x 1 से 4 प्लस 3y 2 से 5 प्लस 6z 3 से 6। इजीली आप इसके अंदर लिमिट्स पुट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो वो वाला केस आ गया जब आपको कांस्टेंट फोर्स दिया है, राइट। काफी बार आपको वेरिएबल फोर्स भी दिया जाता है, राइट। अब वेरिएबल फोर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। अब देखो जब भी वेरिएबल फोर्स दिया है मतलब x और y के हिसाब से अगर मुझे फोर्स चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट से मुझे ऐसा दे दिया कि कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर जो फोर्स है वो कुछ ऐसे लग रहा है, x स्क्वायर i कैप प्लस 3yj कैप, ये मुझे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। और मुझे पूछ लिया कि व्हाट विल द वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम 1 3 टू 2 0, मुझे 1 3 से 2 0 पे ले जाना है, तो व्हाट विल बी द वर्क डन। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सेम फार्मूला यूज करना है, बट आपको क्या रहेगा यहाँ पर, फोर्स जो है अब आपका वेरिएबल आ जाएगा। वेरिएबल आ जाएगा तो आप उसको सिंपली आप लिख सकते हो f x स्क्वायर i कैप प्लस 3yj कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर dx, i वालों को एक साथ ले लो, प्लस 3y dy, और आपको जो भी लिमिट पुट की है, लिमिट पूछी हुई है, जैसे 1 से x की लिमिट 1 से 2, x की लिमिट 1 से 4, हाँ सही थी यहाँ पर भी, और y की लिमिट 3 से 0 पुट कर दो, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 1 से 2 प्लस ये हो जाएगा 3y स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 3 से 0। सिंपली आप लिमिट पुट करोगे, बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं पुट ही कर देता हूँ इसके अंदर, 2 क्यूब मतलब 8 माइनस 1 क्यूब 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 बाई 2 0 माइनस 9, राइट। सो ये आ गया 7 बाई 3 माइनस 27 बाई, तो जो भी वैल्यू आ गई, राइट। सो इस तरीके से आपको अगर वर्क डन पूछा है तो आप वर्क डन निकाल सकते हो इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। या तो आपका कांस्टेंट फोर्स है या आपका वेरिएबल फोर्स है। अब देखो जैसे ये मुझे पता है x स्क्वायर एंड 3y, ठीक है, इन द सेंस कि मुझे पार्टिकल का पाथ पता है कि वो x डायरेक्शन में किस तरीके से वेरी कर रहा है, y डायरेक्शन में किस तरीके से वेरी कर रहा है, राइट। अगर मैं इसी जगह आपको कोई और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा टाइप दे देता, फॉर एग्जांपल जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मुझे ऐसा दे दिया, फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब या तो वाई क्यूब आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब मुझे पूछ लिया फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम 1 3 से 4 5, 1 3 से 4 5 ले जाने में कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, मुझे इतनी सी चीज निकालनी है। तो वापस मैंने वही चीज की, वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट ds, वापस वही सारी चीजें मैं करूंगा, ठीक है। वापस मैं लिख दिया इंटीग्रेशन y क्यूब i कैप प्लस x j कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप। तो अगर ये आपका परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बन रहा है या तो एक दूसरे के अंदर कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। दैट मींस अगर आपको इस पर्टिकुलर फोर्स का वर्क डन निकालना है तो तुम्हें पाथ पता होना चाहिए
कि उस पर्टिकुलर जो पाथ है, वो जो फोर्स है वो कैसे डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे, राइट। तो इस टाइप के फोर्सेस को कि जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं क्या, कि जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। और कुछ फोर्सेस ऐसे भी है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सुना होगा आपने इसके बारे में, राइट। जैसे ये वाला फोर्स है, इसका वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करेगा। हमें पाथ पता होना चाहिए, यहाँ हमें पाथ नहीं पता है, ये y cube dx है, उसको कैसे सॉल्व करोगे? We cannot solve that particular equation until and unless we don't know the y as a function of x. y as a function of x मुझे पता है, that means क्या, मुझे इस पार्टिकल का पाथ पता है कि वो x और y में किस तरीके से वेरी करता है, राइट। तो पाथ पता होगा तभी मैं वर्क डन निकाल पाऊंगा इस केस में। सो इस टाइप की जो फोर्सेस है, these are type of non conservative forces। और जो हमने पहले लिए थे जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे जो फोर्सेस है उसको हमने कैसा बोला, कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। अब यहाँ पर आपको परफेक्ट डिफरेंशियल आ गया तो भी आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, वो भी आपका एक टाइप का कैसा एग्जांपल हो जाएगा, दैट विल बी आल्सो द टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। बट ये अभी के केस में कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। चलिए, तो हमने फोर्सेस का डिस्कशन किया, कंजर्वेटिव फोर्स एंड देन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम बात करेंगे फोर्स और एनर्जी के बीच में जो भी रिलेशन है उनके बारे में, राइट। तो हमें पता है कि जो फोर्स है उसको हम क्या लिखते हैं, अगर आपको याद हो, सो माइनस, ठीक है, या तो इसको मैं सीधा ही ऐसे लिख लेता हूं, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाय डेल जेड, ठीक है। भाई डेल्टा वगैरह आपको इतना ज्यादा आता नहीं है तो इसको ही आप याद रख सकते हो, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाय डेल जेड, ठीक है, राइट। ये सिमिलर चीज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज होने वाली है, राइट। तो आप इसको देख सकते हो, ये जो है डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, दीज आर द पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा डेल यू बाय डेल एक्स, तो यू का मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, राइट। तो ये सिंपल सी चीजें से यहाँ से एक तो सवाल आ सकता है। फॉर एग्जांपल लेट से मुझे ऐसा दे दिया कि कोई पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है, वो कुछ इस तरीके से वेरी कर दी है, 2x2y प्लस 3xy 3xz ले लो प्लस yz2, ठीक है, इतना मुझे दिया हुआ है। और मुझे पूछा है फाइंड आउट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट 211 पे एक पार्टिकल खड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा उसको मुझे निकालना है। तो हमें बेसिक आइडिया है किस चीज का, हमें बेसिक आइडिया है इस पर्टिकुलर रिलेशन का, जो फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है वो, राइट। अब यहां से मैं एक चीज बता सकता हूं कि भाई F इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई डेल, तो अपन को ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले, राइट। तो अगर मैं डेल यू बाय डेल एक्स निकालूंगा तो इसका क्या मतलब है, विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग u कांस्टेंट, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे u को कांस्टेंट रख के, राइट। u को नहीं, y और z को, अदर वेरिएबल्स पर, राइट, अपने u बोल दिया, नहीं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z को कांस्टेंट रखना है हमें। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप देखोगे तो मैं y और z को कांस्टेंट लूंगा और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा। तो ध्यान से देखो, इसको अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूं, y z को कांस्टेंट रखूं तो क्या हो जाएगा, 2y तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, राइट, प्लस यहाँ पर z कांस्टेंट है, 3z कांस्टेंट है और x का हो जाएगा 1, और यहाँ पर दोनों ही कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका 4xy प्लस 3z। उसी तरीके से आप निकाल सकते हो डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल y निकाल सकते हो। डेल u बाय डेल y मतलब आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है x और z को कांस्टेंट रख के, राइट। तो आप उसी तरीके से इसी में कर सकते हो 2x2 y का 1 प्लस 3xz, तीनों ही कांस्टेंट है,
जीरो हो जाएगा उसका, क्योंकि x और z को तो कांस्टेंट ही रखना है और 3 तो कांस्टेंट अपना है ही। और y/z² में किया तो z² आपने पढ़ा रखा और y का हो गया 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x² + z²। और उसी तरीके से आप del u by del z भी निकाल सकते हो, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि x y और 2 तो कांस्टेंट है। यहाँ पर 3x पड़ा रहेगा, z का हो जाएगा 1, यहाँ पर y पड़ा रहेगा, z² का हो जाएगा 2z, राइट। तो आपका ये तीनों के तीनों आंसर आपके पास आ गए 3x + 2yz। आपको जिस भी पॉइंट पे फोर्स पूछा है, जो भी पूछा है, अब सिमिलर चीज आपकी पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में भी आती है, ठीक है। तो वहां पर भी सेम आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये x वाला कंपोनेंट आ गया, y वाला आ गया, z वाला आ गया, आपको पॉइंट दिया है ऑलरेडी, तो पॉइंट की वैल्यू इसके अंदर फटाफट से आप पुट कर दो। जैसे मैं 2 1 1 पुट करूंगा, x की जगह 2, तो ये हो जाएगा 4 2 1 + 3 1, ठीक आ जाएगा 8 + 3 11। सिमिलर वे में इसके अंदर भी कर सकते हैं, 2x² मतलब 2² + z मतलब 1², राइट। तो सिंपल आपका आ गया 4 8 9, राइट, सही कर रहा हूं मैं, 8 और 1 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 2 + 2 1 1, तो ये आ जाएगा 8। तो आपको तीनों को तीनों कंपोनेंट आ गए, तो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या आ जाएगा, F that will be equal to - del u by del x I cap plus del u by del y z cap, माइनस तीनों के साथ में ही है, तो आप इसको सीधे ऐसे लिख सकते हो -11 I cap -9 j cap -8 k cap, राइट। तो इस तरीके से आपको पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स के बीच का कभी भी आपको रिलेशन दिया जाए, तो आप यहाँ से इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दिस पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई। एक तो इस टाइप का सवाल आता है यहाँ पर। अब जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्क वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात हमारी ये आती है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की शुरुआत करते हैं थोड़ी सी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क। तो हमें एक चीज पता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड एनर्जी, ठीक है। हम कोई भी सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी उस पर्टिकुलर सिस्टम की, ठीक है। तो अब लेट्स से कि कोई मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मुझे जाना है, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं गया, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की ही बात करूंगा, ओनली विल टॉक अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। तो आई नीड टू गो फ्रॉम ए टू बी, तो मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन किया। So work done by conservative force, that will be equal to -du, that will be equal to change in the potential energy of the system, or you can easily write down d of छोटा सा work done by conservative force, that will be equal to -du, और उसको आप लिख सकते हो F into dx, that will be equal to, और dr भी लिख सकते हो आप, ठीक है। F into dr, that will be equal to -du, right। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो भी मैंने बोला था F इज इक्वल टू -du by dr, ठीक है। आप लिख सकते हो इसको, और I लिख लो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, ठीक है। बाकी आप I कैप, J कैप, K कैप में भी लिख सकते हो, राइट। इसी रिलेशन को मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ आपको फटाफट से, तो आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ से कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, उसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, -Δu। लेट्स से ए पॉइंट पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी कुछ UA, और बी पॉइंट पे इसकी एनर्जी थी कुछ UB, और यू कैन आल्सो राइट डाउन U इनिशियल एंड U फाइनल, राइट। सो आई नीड टू राइट डाउन -Δu which is change in the potential energy, right। So it will be U final minus U initial, or you can easily write down U initial minus U final, that is work done by conservative force, right। जैसे मैंने अभी आपको सवाल कराया था, जैसे F that was equal to x² I cap plus y² j cap, राइट। मुझे इसके अंदर x और y के टर्म में पाथ पता है, ठीक है। मुझे इसका वर्क डन पूछा है, तो इसका वर्क डन हम निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट A से B तक जाने में। मुझे ऐसा पूछ लिया कि कोई पॉइंट A है 1 1 और कोई पॉइंट है 2 3। So 1 1 point पे potential energy of the particle is 10 joule. So what will be the potential energy of the particle at
2 3, इस टाइप की चीजें आ सकती है। तो 1 1 से 2 3 जाने में यू कैन इजीली फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स। अभी मैंने सिखाया वर्क डन निकालना आता है, एंड दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। आपको वहां से सीधा यू फाइनल की वैल्यू आ जाएगी। यहां से यहां पहुंचने में वर्क डन मैंने अभी सिखाया, तो आप निकाल सकते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और उसी को आप किसके इक्वल कर दो, माइनस डेल्टा यू। ठीक है भाई, तो बस आपको यही चीज इसके अंदर वैसे याद रखनी है। ठीक है, बाकी इसके अंदर आपको थियरी वगैरह बोर्ड के अंदर आती है, हमें क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, तो सीधा यहां से यहां आप कर सकते हो सीधा ही। ठीक है भाई, तो यस, इस टाइप के सवाल भी यहां से आ सकते हैं। अब जैसे काफी बार आप लोगों को वर्क डन बाय ग्राफ भी पूछा जाता है, राइट। हमें पता है वर्क डन जो है, वर्क डन किसके बराबर है, इंटीग्रेशन f डॉट dx फ्रॉम x1 टू x2। और इस रिलेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज द एरिया अंडर f वर्सेस x कर्व। f वर्सेस x कर्व का जो एरिया अंडर कर्व रहेगा, दैट विल बी आवर नेट वर्क डन बाय द पार्टिकल। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ग्राफ दिया है f वर्सेस x का, f वर्सेस x का कर्व दिया है मुझे, राइट। ये कर्व कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या तो तुम्हें उल्टा भी दे सकते हैं, या तो तुम्हें x वर्सेस f का कर्व दे सकते हैं। तो आपको एग्जाम में देखना है कि कौन सा कर्व आपको दिया गया है। तो या तो कर्व ऐसा है, या तो कर्व कुछ ऐसा है, और तुम्हें पूछ लिया कि वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम x1 टू x2। तो लेट्स से पार्टिकल इनिशियली x1 पे था और फाइनली चला गया x2 पे। सिमिलर वे में यहाँ पर x1 से x2 पे, तो जो यही एरिया अंडर कर्व रहेगा, दैट विल बी योर वर्क डन बाय द पार्टिकल। तो आपको वर्क डन बाय ग्राफ भी निकालना आना पड़ेगा जब आपको f वर्सेस x का कर्व का एरिया आपको दिया होगा, राइट। सिंपल सिंपल से सवाल बनते हैं, इसके अंदर आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, राइट। सिंपल से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब एक बात आती है कि कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। आप पोटेंशियल एनर्जी वगैरह को सिस्टम के अंदर जो एनर्जीज वगैरह है वो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टिकल है, उसको मैं h हाइट पे लाया, लेट्स से फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स से कोई पार्टिकल है, उसको मैं h हाइट पे लाया यहां पर, राइट। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। लेट्स से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी u इनिशियल, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई उसकी u फाइनल, राइट। सो व्हाट विल बी u इनिशियल माइनस u फाइनल, दैट विल बी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। अब इसके ऊपर एक फोर्स कंटिन्यूअसली नीचे लगेगा, कौन सा, mg, राइट। कंटिन्यूअसली इसका लगेगा mg, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, mg into h, बट दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, उल्टी है, माइनस mg है, u इनिशियल माइनस u फाइनल। अब हम जब भी बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो वी नीड टू एज्यूम वन रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। कोई भी रेफरेंस पॉइंट हमें एज्यूम करना है, और हमारे पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमारा जो अर्थ का सरफेस रहता है उसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और रेफरेंस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसीडर करेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका जीरो, तो यहां पर आ जाएगा आपका u फाइनल, दैट विल बी इक्वल टू mgh, ठीक है। कि अगर इसको h हाइट पे ले जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, mgh, कंसीडरिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज जीरो। यहां पर जीरो मानेंगे तभी यहां पर mgh बोल सकता हूं। यहां पर अगर हमने mgh मानी होती तो यहां पर क्या हो जाती, 2mgh, सिंपल, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी है वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगी कि कौन से रेफरेंस पॉइंट पे हमने जीरो माना है या और भी कुछ माना है, वो आप अपने हिसाब से मान सकते हो। यहाँ XYZ भी मानते हैं तो भी हमें तो डिफरेंस से मतलब है, हमें बेसिकली डेल्टा यू से मतलब रहता है, ठीक है। तो बस ये आ जाएगा अपना, ठीक है। कोई भी पार्टिकल को h हाइट पे ले गया, वैसे तो ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है पार्टिकल्स की, mgh वगैरह। अब इसके अंदर कुछ इस टाइप के सवाल आ गए आपके, लेट्स से कुछ इस टाइप का एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, वहां पर मैंने चेन ऐसे रखी हुई है, ठीक है। चेन अगर ऐसे रखी हुई है, सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस चेन। इस चेन के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी ये मुझे बताना है।
तो देखोगे तो चेन का हर एक पार्ट है, हर एक पार्ट इस पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन पे कुछ और हाइट पे, अलग हाइट पे है। ठीक है, ये बात मुझे पता है। यहाँ पर लेट्स से इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस है r, इसका मास है m। ठीक है, मुझे इतनी चीज पता है। मुझे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी सिस्टम की? ठीक है भाई, तो देखो आपको इसके अंदर सबसे पहले आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा मास ले लो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और उसको आप इंटीग्रेट कर दो। इस टाइप की कोई भी सवाल आ जाएगा तो आपको करने आने चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है और कुछ नहीं। सो लेट्स से अगर मैं थीटा पे गया और मैंने एक डी थीटा का एलिमेंट ले लिया, ठीक है, तो इतना छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और अगर डी थीटा का एलिमेंट है तो इसकी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? आर डी थीटा के बराबर, राइट? आर की इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा। ठीक है, आर डी थीटा के बराबर हो गई। अब मुझे एक बात यहाँ पर पता है कि अगर इस पर्टिकुलर जो चेन है उसकी लेंथ यहाँ से यहाँ होती और यहाँ से यहाँ लेंथ किसके बराबर है? अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ लेंथ है पाई आर बाई 2 के बराबर, क्योंकि अगर ये पूरे सर्कल में होती तो उसकी लेंथ होती 2 पाई आर, आधे में होती तो पाई आर, यहाँ से है तो पाई आर बाई 2। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर पाई आर बाई 2 लेंथ में उसका मास है m, सो आर डी थीटा लेंथ में उसका मास कितना है? तो यहाँ से हमें एक छोटे से पार्ट का मास मिल जाएगा। छोटे से पार्ट का मास मिल जाएगा तो छोटे से पार्ट के मास को हम dm लिख देंगे, दैट विल बी इक्वल टू m इनटू r d थीटा डिवाइड बाय पाई r बाय 2, r कैंसिल, सो दिस विल बी 2m d थीटा बाय पाई, राइट? ये तो छोटा सा मास आ गया इसका। अब इस छोटे से मास की पोटेंशियल एनर्जी हम इजीली निकाल सकते हैं कंसीडरिंग दिस एज अ रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी आप क्या मान लेना? 0 मान लेना, राइट? सो अगर इस मास का मुझे पता है तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये हाइट हमें पता चल जाएगी। देखो अगर ये r है, राइट, तो ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? r sin थीटा। इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, r sin थीटा का इक्वल हो जाएगा, राइट? r sin थीटा ये होगा ना, sin थीटा दैट विल बी इक्वल टू x बाय, हां ठीक है, बिल्कुल r sin थीटा के बराबर होगा, राइट? सो इस छोटे से मास की पोटेंशियल एनर्जी इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगी हमारे पास? du दैट विल बी इक्वल टू dm इनटू g इनटू उसकी हाइट, सिंपल, राइट? dm उसका छोटा सा मास क्या है? 2m d थीटा बाय पाई इनटू g इनटू हाइट उसकी कितनी है? r sin थीटा। तो यहां से आप सीधा लिख लो r sin थीटा, राइट? तो यहां से आपका आ जाएगा 2gr बाय पाई इनटू m sin थीटा d थीटा। इसी को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ऑफ द सिस्टम। और थीटा कहां से कहां जा रहा है इस चेन का? फ्रॉम हियर टू हियर, और यू कैन आल्सो राइट डाउन फ्रॉम 0 से पाई बाय 2, राइट? तो यहां से आपका क्या आंसर आ जाएगा? 2mgr बाय पाई, और sin थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा फ्रॉम 0 से पाई बाय 2। पाई बाय 2 रखोगे तो cos पाई बाय 2 0, 0 रखोगे तो 1, माइनस का प्लस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2mgr बाय पाई, राइट? सो इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल सकते हो। यही चीज को यहां से यहां दिया होता तो आप क्या आंसर आता वो आप इसको खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो, राइट? बाकी किस छोटा सा भी पॉइंट दे सकते हैं। ये तो मैंने 90 डिग्री में दिया है, हो सकता है आपको 30 डिग्री की चेन दे दी हो, 60 डिग्री की चेन दे दी हो, 45 डिग्री की चेन दे दी हो। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या करना है। हर एक पार्ट है वो रेफरेंस लाइन से अलग अलग डिस्टेंस पे, तो यू हैव टू इंटीग्रेट। तो अपन ने इंटीग्रेट कर लिया और सिंपली इसका आंसर आ गया यहाँ पर। तो आप अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, राइट? चलिए अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम आपका काफी बार आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, किस इक्विलिब्रियम में किस टाइप की चीजें रहती है, राइट? तो हमारे पास एक बेसिक फंडा आ गया है कि जो फोर्स है, अगर मैं सिर्फ x डायरेक्शन की कंसीडरेशन लेता हूं तो F दैट इज इक्वल टू माइनस du बाय dx। ये रिलेशन अपने पास आया है। यहां से हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेट्स से आपके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी और x का रिलेशन दिया हुआ है, कोई भी पार्टिकल है,
उसका पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन दिया हुआ है। ये रिलेशन तुम्हें किसी भी टाइप का दिया जा सकता है, हो सकता है लीनियर रिलेशन हो सकता है पैराबोलिक रिलेशन हो सकता है कोई भी एक्स वाई जेड रिलेशन हो, ठीक है, इट डजंट मैटर। आपको किस बात पे फोकस करना है, लेट से मुझे u और x, लेट से u वर्सेस x का कोई मैं कर्व बना रहा हूं, ठीक है, वो कर्व आप ऐसा समझो, या तो ऐसा हो सकता है या कुछ ऐसा भी हो सकता है, या भी आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप का हो सकता है ये। तो हमारे पास तीन टाइप के, जैसे दो टाइप के अच्छे से इक्विलिब्रियम है, एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ये इस टाइप का इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब पार्टिकल पे फोर्स जीरो है, ये बात हमें दिमाग में बिठा के रखनी है कि इक्विलिब्रियम दैट मींस द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, ठीक है, यस, फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब वो स्टेबल कब होगा, अगर उस पर्टिकुलर पोजीशन से पार्टिकल को हम जरा सा डिस्प्लेस करेंगे, तो अगर वो वापस उस पोजीशन पे आ गया तो हम बोलेंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और वापस वो अपनी पोजीशन पे नहीं आता है तो उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल, इन सिंपल, राइट। फॉर एग्जांपल ऐसा एक फेमस एग्जांपल ये, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर एक बॉल है और एक बॉल यहाँ पर है, दोनों अभी इक्विलिब्रियम में है, ऐसे रेस्ट पर है, ऐसे एक पहाड़ है उसके ऊपर इस टाइप की चीज है और वहां पर मैंने ऐसे एक बॉल लटका दी है, ऐसे एक रखी है, तो इक्विलिब्रियम में अभी। अब उसको जरा सा मैं डिस्प्लेस करूंगा, इक्विलिब्रियम में मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, अब इसको मैं जरा सा डिस्प्लेस करूंगा तो ये नीचे चली जाएगी, वापस कभी यहाँ आ नहीं सकती अनटिल अनलेस कोई और उसको ऊपर ना लाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर अभी भी इक्विलिब्रियम में है, अब मैं इसको मूव करूंगा तो ये इधर 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 जाके वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये एक टाइप का कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम आते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आते हैं, तो हमें समझना है इसका क्या मतलब है। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं du by dx निकालूंगा तो जीरो आएगा, उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं du by dx की वैल्यू निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। एंड सिमिलर वे में यहाँ पर भी du by dx की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी बच्चों, ठीक है। सो आपको कोई भी u वर्सेस x का रिलेशन दिया होगा और आपको जैसे मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाया था बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स वन शॉट के अंदर, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी, तो आप जाके उसको देख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंदर आपको कोई भी रिलेशन दिया है और आपको कोई भी पॉइंट पे उसका मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछा हुआ है या तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स वगैरह पूछे हुए हैं, तो आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। u वर्सेस x का आपको डिफरेंट टाइप का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है, u वर्सेस x का, और उसके हिसाब से आपको पूछ लेंगे कि कौन से पॉइंट पे पार्टिकल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कौन से पॉइंट पे पार्टिकल है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो इस टाइप के सवाल। जैसे मैंने वहां पर मैक्सिमा मिनिमा केसेस आपको बताए थे उस तरीके से यहाँ भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल लेके आपको समझा देता हूँ, ठीक है, पहले तो आपको del u by del x निकाल के del u by del x is equal to 0 निकाल के आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है या तो मैक्सिमम है, मिनिमम है या कांस्टेंट है, राइट, ताकि आपको पता चलेगा कि वहां del u by del x 0 है, मतलब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा और वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, डबल डिफरेंशिएशन del square u by del x square, del square u by del x square and del square u by del x square, हाँ सही तो है, del square u by del x square आप निकाल सकते हो। अगर एक ग्रेटर देन जीरो आया और del square u by del x square निकाल सकते हो, या तो ये लेस देन जीरो आया। तो मैं तुम्हें बताया था कि अगर वो लेस देन जीरो वाला है, डबल डिफरेंशिएशन अगर उसका लेस देन जीरो है, दैट मींस ये एक कैसा पॉइंट है, ये एक मैक्सिमा का पॉइंट है, और एक मैक्सिमा का पॉइंट होगा तो अगर ये ऐसा पॉइंट है u वर्सेस x के कर्व के अंदर ऐसा पॉइंट, तो ये तो किसका एग्जांपल हो गया, दिस इज अ टाइप ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऐसे टॉप पे। और अगर ऐसा पॉइंट होगा सो दिस इज अ टाइप ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। सो अगर ये लेस देन जीरो होगा तो ये आपका किस टाइप का है, ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, और अगर ये इस टाइप का है तो ये आपका है स्टेबल इक्विलिब्रियम का
एग्जांपल है। हम एक सवाल कर लेते हैं इसको ताकि इसकी थोड़ी और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। लेट्स से मुझे ऐसा दिया हुआ है कि u जो है दैट इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स क्यूब। ये मुझे क्वेश्चन दिया है, u वर्सेस x का मुझे रिलेशन दिया है 12x माइनस एक्स क्यूब, राइट। मुझे पूछा है कि कौन कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, ऑल्सो आई नीड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। तो देख लो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, del u by del x निकालेंगे, क्या आ जाएगा 12 माइनस 3x स्क्वायर, राइट। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, del u by del x को 0 करेंगे ताकि हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिले, हमें वो पॉइंट्स मिले जहां पर del u by del x की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है, राइट। तो वहां से अगर 0 मिल जाएगा तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिल जाएंगे ताकि हमें आगे पता चलेगा कि कौन से टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12। सो द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर विल बी 12 by 3 और यू कैन से 4। सो वैल्यू ऑफ x इज ईदर 2 और -2। तो मुझे दो पॉइंट मिल गए जहां पर del u by del x की वैल्यू 0 है, एक पॉइंट है 2 और दूसरा पॉइंट है -2, राइट। तो ये दो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गए। अब हो सकता है कि x इक्वल टू 2 पे पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है x इक्वल टू -2 पे हो, वो हम चेक करेंगे क्या यूज करके, डेल स्क्वायर वाला, राइट। सो del u by del x आ गया, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, del square u by del x स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस इसका तो 0, फिर -3 x स्क्वायर का 2x, so this will be -6x, right। so if I talk about x equal to 2, तो यहां से मुझे पता चलेगा del square u by del x स्क्वायर क्या आएगा, लेस देन 0, नेगेटिव, मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। एंड इफ आई टॉक अबाउट x equal to -2 यहां पे पुट करूंगा, सो जो ये d2u by dx स्क्वायर है वो आपको कितना आएगा, ग्रेटर देन 0, दैट मींस दिस इज अ टाइप ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो इस तरीके से आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालने हैं। जो भी आपको u वर्सेस x का रिलेशन दिया है वहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले del u by del x करके ऐसे पॉइंट निकाल लो जहां पर आपके इक्विलिब्रियम है, निकाल लिया, राइट। डबल डिफरेंशिएशन करो, वैल्यू पुट करो, ग्रेटर देन 0 आया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेस देन 0 आया तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। तो इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम के सवाल इसके अंदर सॉल्व कर सकते हो। चलिए भाई, अब जो पूरे वर्क पावर एनर्जी के अंदर जो पूरा का पूरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विच इज वर्क एनर्जी थ्योरम। मैक्सिमम जो सवाल है इस चैप्टर के वो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही होते हैं, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि कोई एक सिस्टम है, उसके ऊपर कितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड फोर्सेस लग सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस लग सकते हैं। देखो टाइप ऑफ फोर्सेस क्या क्या लग सकते हैं, एफ एक्सटर्नल लग सकते हैं, एफ नॉन कंजर्वेटिव लग सकते हैं, एफ कंजर्वेटिव लग सकते हैं, एफ सूडो फोर्स लग सकते हैं, बहुत टाइप के फोर्सेस लगते हैं, नॉर्मल फोर्सेस, ये फोर्सेस, वो फोर्सेस, बहुत टाइप के फोर्सेस लग सकते हैं। तो कोई सिस्टम के ऊपर इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और उस सिस्टम के वजह से, उस पर्टिकुलर फोर्सेस की वजह से सिस्टम की एनर्जी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई पार्टिकल ए से कोई बी पॉइंट तक पहुंच रहा है पार्टिकल, राइट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई पार्टिकल गया है, ठीक है, कोई फोर्स के इन्फ्लुएंस में गया, कोई एफ फोर्स के इन्फ्लुएंस में गया। अब जब यहां से यहां जाते वक्त लेट्स से ए पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी है के इनिशियल और यहां पर है के फाइनल, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। दैट मींस आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं ऐसा बोलूं के इनिशियल से के फाइनल अगर पार्टिकल गया और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, दैट मींस मैंने कुछ ना कुछ उसके ऊपर वर्क डन किया, राइट, एंड वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव हो गया और वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव। हमने वर्क डन किया तभी तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसके पास आई, ठीक है भाई। चलिए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द system. This is the simple statement of work energy theorem, right? Work done by all the forces, that means work done by external force plus work done by non-conservative plus work done by conservative plus work done by pseudo force, that is equal to k final minus k
इनिशियल। आपको बस देखना है सवाल में कि किस किस टाइप के फोर्सेस आपको दिए जाते हैं। जनरली हमारा काम रहता है कंजर्वेटिव फोर्सेस से। बाकी अगर आपका दिमाग में लक खराब है तो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से भी काम पड़ सकता है फ्रिक्शन वगैरह के केसेस के अंदर, राइट। बट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उसका भी वर्क डन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ज्यादातर केस में आपको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स से डील करना पड़ेगा। सो लेट्स से हमें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दिया है सिर्फ, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा फोर्सेस नहीं दिए हैं। सो आई कैन इजीली राइट डाउन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कब लिख सकते हैं? इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। एंड हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट वाज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल एंड दैट इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो यहां से हम लिख सकते हैं U इनिशियल प्लस K इनिशियल दैट इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, राइट। और यू कैन आल्सो कॉल इट एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। इस सिस्टम की जो भी इनिशियल एनर्जी है टोटल, potential energy plus kinetic energy, that is equal to final potential energy plus kinetic energy of the system, which is also known as mechanical energy of the system, right। जब only conservative forces present है, dissipation वाले force present नहीं है, for example friction वगैरह present होगा तो system की जो energy है वो loss होती रहेगी। but अगर ऐसे कोई forces है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है, तो हम उसके केसेस के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, व्हिच इज दिस वन, राइट। एनर्जी कंजर्वेशन के बहुत सारे सिंपल सवाल भी आप लोगों ने देखे होंगे, राइट। सो ये है अपना सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आ गया तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम दोनों का एक सवाल कर लेते हैं। लेट्स से अपने को कोई फ्रिक्शन वाली सरफेस दी हुई है, मान लो कि कोई ऐसे सरफेस दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मुझे इस तरीके से दिया हुआ है कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसके साथ मैंने एक ब्लॉक को इस तरीके से कुछ जोड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है। और यहाँ से मैं लेट्स से इस ब्लॉक को थोड़ा दबा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से ब्लॉक अपना है यहाँ पर, और ब्लॉक की ये है ब्लॉक की नेचुरल लेंथ है लेट्स से वो 3 मीटर मैंने उसको कंप्रेस किया हुआ है। ब्लॉक का मास ले लो 2 kg, इसका की आप ले लो 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो मैंने ऐसा किया हुआ है कि ब्लॉक को कंप्रेस किया हुआ है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है 0.5, और आप ऐसा मान लो कि जो ब्लॉक है वो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड नहीं है, मतलब ये तो मैंने कंप्रेस किया इसलिए वो स्प्रिंग के साथ जा रहा है। जैसे ही मैं रिलीज करूंगा इस सिस्टम को इस पर्टिकुलर पोजीशन से, तो होगा क्या, स्प्रिंग वापस एक्सटेंड होगी, अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगी, और ये ब्लॉक यहाँ से डिटेच हो जाएगा। डिटेच हो जाने के बाद ब्लॉक की पास कुछ स्पीड आएगी, और स्पीड की वजह से ब्लॉक आगे जाता जाएगा, और किसी एक पॉइंट के बाद आके वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वो रेस्ट पर आ जाएगा, राइट। तो मुझे वही बताना है कि वो कितना डिस्टेंस आगे चलेगा, ठीक है। और यू कैन से x, लेट्स से दिस इज x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? डिटेच होने के बाद नेचुरल लेंथ से वो कितना आगे जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज देखनी है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यहाँ पर आपका फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है, व्हिच इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एज वेल, राइट। तो आपको किस तरीके से करना है, तो आपको देखो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे पास एक चीज थी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, राइट। So this is work done by conservative plus work done by non-conservative, that is equal to K final minus K initial, right? तो हमारे पास यहाँ पर work done by non-conservative, और you can easily write down work done by friction, right? So that will be equal to K final minus K initial, then minus work done by conservative force, और work done by conservative force की जगह आप क्या लिख सकते हो, U initial minus U final, right? तो यहाँ से आपका ये जो रिलेशन है उसको इजीली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, K फाइनल प्लस U फाइनल माइनस K इनिशियल प्लस U इनिशियल। देख लो ये यही रिलेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और यू कैन से वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। तो
कंजर्वेटिव फोर्स तो इजीली दिए होंगे, तब आप सिंपल आप एनर्जी कंजर्वेशन देखिए बहुत सारे सवाल आपने किए हुए हैं, राइट? तो वैसे कर सकते हैं। एंड फ्रिक्शन भी दिया हो तब देखो इस तरीके से कर लो, राइट? और वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल लो। तो लेट्स से पार्टिकल x जितना आगे गया, राइट? सो यहां से यहां वो कितना मीटर टोटल चला फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, राइट? तो 3 प्लस x चला यहां से यहां तक। और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल लगेगा बच्चों? इस वाले केस के अंदर म्यू एम जी के बराबर लगेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.5 into 2 into 10, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। सो 10 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, राइट? सो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? दैट विल बी 10, और माइनस में और लिखूंगा बिकॉज़ फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा एंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रहा है, माइनस 10 into 3 plus x. Now let's talk about the final kinetic energy. Final kinetic energy 0 है, इसकी भी 0 है, और इसकी तो है, इधर तो कुछ है ही नहीं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो सारी चीजें रेफरेंस लाइन पे हो रही है, तो रेफरेंस लाइन की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग भी बिल्कुल भी ऐसा समझो कंप्रेस नहीं है या नहीं इलोंगेट है एट फाइनल पोजीशन, क्योंकि फाइनली वो नेचुरल लेंथ पे आके वैसे रह जाएगी, राइट? सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एज वेल। व्हाट अबाउट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियली भी कोई सिस्टम कुछ भी मूव नहीं कर रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी आपकी 0। एंड इफ आई टॉक अबाउट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग के पास। स्प्रिंग जो है वो इनिशियली थोड़ी सी कंप्रेस्ड है, कितना कंप्रेस्ड है? 3 मीटर, राइट? तो आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी बस इसके अंदर काउंट करनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, राइट? दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। k की वैल्यू है 100, x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर, राइट? तो ये आ जाएगा 9, राइट? ये हाफ है, ये आ जाएगा आपका सिंपल सा रिलेशन। इसको आप सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, और यू कैन से the distance traveled by the block after the natural length of the spring, ठीक है? So इस तरीके से आप कर सकते हो जब आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी दिए हुए सिस्टम के अंदर, बाकी कंजर्वेटिव फोर्सेस दिए हुए तो अब सिंपल k इनिशियल प्लस u इनिशियल प्लस k फाइनल प्लस u फाइनल आप इजीली पुट कर सकते हो, ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के। चलिए ये तो हो गया आपका वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, आप इसके सवालों की प्रैक्टिस और कर सकते हो, ठीक है? सिंपल आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, हर एक पॉइंट पे आपको एनर्जी लिखना आना चाहिए, बस दैट्स ऑल, राइट? काइनेटिक एनर्जी तो बचपन से लिख रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा देख लेना। बाकी चलिए बात करते हैं आगे। लेट्स टॉक अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है? हमने सर्कुलर मोशन का पार्ट पढ़ा था, बस उसके अंदर वर्टिकल सर्कुलर मोशन बाकी था, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन था तो मैंने इसलिए इधर रखा है। सो लेट्स टॉक अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल है, मैंने यहां से बांध रखा है जिसके साथ इसका कुछ मास है, ठीक है? सो इसको मैं अगर इनिशियली कुछ स्पीड u दे रहा हूं तो फिर हो सकता है वो पूरा सर्कल ले, अगर मैं पॉइंट a बना दूं, b बना दूं, c बना दूं और d बना दूं, ठीक है? तो हमें कुछ चीजें इसके अंदर समझनी है, हम क्विकली समझते हैं। तो इस u की कुछ मिनिमम स्पीड होनी चाहिए कि वो पूरा का पूरा सर्कल ले, पूरा का पूरा सर्कल घूमे, ठीक है? तो एक तो हो गई ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है भाई? तो अब इसको आप देखो डिराइव तो करते ही हो, राइट? आपके अपने बोर्ड वगैरह के अंदर डिराइव किया ही होगा कि हमें क्या करना है, बस हमें अगर इसको पूरे का पूरा सर्कल घुमाना है, अगर ये यहाँ तक आ गया फिर वो अपने आप आगे आ जाएगा, फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हमें कम से कम यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट पे एक बात का ध्यान रखना है कि टेंशन की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर बीच में कहीं पे भी टेंशन 0 हो गया, ठीक है? अगर बीच में किसी भी पॉइंट पे टेंशन 0 हो गया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप ऐसा बोल सकते हो कि वहां से सर्कुलर मोशन अच्छे से नहीं होगी, ठीक है? मतलब इस पाथ को पार्टिकल फॉलो नहीं करेगा। तो अगर C तक हो गया, अगर C तक हो गया तो आगे भी अपने आप हो जाएगा, फिर यहाँ से तो अपने आप पार्टिकल नीचे आ जाएगा, ठीक है? अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, लेट्स से पार्टिकल अपना यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर है तो इसके ऊपर नीचे की साइड फोर्स लग रहा है mg, लेट्स से ये है थीटा, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी थीटा। mg का दो कंपोनेंट, ये हो जाएगा mg cos थीटा, राइट?
एंड ये हो जाएगा mg sin थीटा। इसका तो कुछ काम नहीं है और इधर है टेंशन। और बाहर की साइड एक और फोर्स लग रहा है इसके ऊपर mv स्क्वायर बाय r। यहाँ पर उसकी जो भी वेलोसिटी हो सकती है वो। तो यहाँ पर अगर मैं टेंशन निकालूंगा तो आ जाएगा mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। दैट मींस आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में तो टेंशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अनटिल अनलेस v जीरो हो जाए वगैरह वगैरह और थीटा 90 हो जाए। ठीक है, तो भाई ये एक बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता पड़ेगा कि यहाँ से b से c के अंदर चांसेस है, ठीक है, कि टेंशन जीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ की वैल्यू लेट से mg है, ये वाला एंगल आपका थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। दो कंपोनेंट mg cos थीटा और इधर ही आपका टेंशन और बाहर की साइड आपका हो जाएगा mb स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से आप जब टेंशन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, mb स्क्वायर बाय r माइनस mg cos थीटा। जो भी v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से, राइट। तो मुझे एक आइडिया आएगा कि b से c के बीच में कभी भी टेंशन जीरो हो सकता है, राइट। तो अगर मुझे पूरे का पूरा सर्कल घुमाना है तो c तक टेंशन अगर जीरो नहीं होगा तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो टेंशन एट c हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन जीरो करते हैं और u की जो वैल्यू आती है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr। कि अगर u की वैल्यू इतनी है, इफ इट इज ग्रेटर देन √5gr, तो मैं बोल सकता हूं कि पार्टिकल जो है वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करेगा। फिर अगर u की वैल्यू जीरो से u की वैल्यू आप ऐसे समझो ग्रेटर देन जीरो है एंड u की वैल्यू है लेस देन √2gr, राइट। u की वैल्यू अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में है तो पार्टिकल पेंडुलम मोशन करेगा, पेंडुलम मोशन। ठीक है, पेंडुलम मोशन इन द सेंस वो a से b जाएगा, b से a जाएगा, a से d, ऐसे मोशन करेगा। मतलब b से ऊपर नहीं जा पाएगा वो, अगर उसकी स्पीड 0 से √2gr के बीच में है तो। और अगर उसकी स्पीड √2gr से √5gr के बीच में है तो उसकी मोशन कहाँ, b से c के बीच में होगी। मतलब b से c के बीच में किसी एक पॉइंट पे उस के ऊपर जो टेंशन लग रहा है, उसके स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन लग रहा है वो हो जाएगा जीरो, राइट। तो आपको कुछ कुछ बातें समझनी है। अगर मुझे u ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr दिया है, दैट मींस पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। अगर √2gr से जीरो के बीच में अगर वो दिया हुआ है तो वो पेंडुलम मोशन करेगा। और √2gr से √5gr के बीच में उसको दिया है तो b से c के बीच में किसी भी एक पॉइंट पे उसके ऊपर टेंशन जीरो हो जाएगा, राइट। और टेंशन जीरो होगा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू भी आती है, राइट। तो थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे u² माइनस 3gr डिवाइड बाय 2gr, इस टाइप से आती है, राइट। उसको आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, राइट। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। देखो मैं बता देता हूँ ये कैसे आता है, ठीक है। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये चीज तो क्लियर है कि अगर u ग्रेटर देन √5gr होगा तो पूरा सर्कल घूमेगा, इन दोनों के बीच में होगा तो वो पेंडुलम मोशन करेगा, a to b, b to a, a to d, राइट। अब इनके बीच में कुछ भी हो तो उसके हिसाब से वो थीटा वगैरह घूमेगा, क्लियर है। और इन दोनों के बीच में होगा तो इधर से इधर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे टेंशन उसका जीरो होगा। और टेंशन जीरो होगा तो क्या केस रहेगा वो हम समझते हैं, ठीक है। बाकी आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको टेंशन पूछ लेंगे तो आपको निकालना आना चाहिए, राइट। तो ये u² माइनस 2gr वाला जो फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ ताकि आपको एक सवाल में भी आइडिया आ जाएगा किस तरीके से करना है। सो लेट्स से कोई पार्टिकल अगर मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है। लेट्स से पार्टिकल पॉइंट ए पे उसकी स्पीड कुछ मैंने दे दी u और मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पे लेट्स से जब वो थीटा एंगल पे था वर्टिकल के साथ तब उसके अंदर टेंशन जीरो हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन जीरो हो गया, ठीक है। अब एक और बात आप समझना, टेंशन जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। ध्यान से समझना, टेंशन जीरो का मतलब v जीरो होना ये नहीं है। टेंशन जीरो हो गया मतलब स्ट्रिंग लूज हो गई, ठीक है। अब देखो यहां से यहां पहुंचा तब ये थीटा निकालना है मुझे, तो अगर ये mg है तो ये थीटा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा mg cos थीटा और इधर हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r। और अभी टेंशन तो है ही नहीं,
स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है ही नहीं, टेंशन तो जीरो है। तो आप सीधा यहां से क्या लिख सकते हो, mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये आपका पहला रिलेशन आ गया। अब यहां पर जो वेलोसिटी रहेगी वो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें यहां की वेलोसिटी दी होगी, राइट। तो तुम यहां से यहां आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ v। तो आपको दो काम करने हैं पूरे के पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर। पहले तो आपको फोर्स की इक्वेशन निकालनी है और दूसरा आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं मुझे v की वैल्यू अब मुझे पुट करनी है तो मुझे u के टर्म में पुट करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं यहाँ से यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूंगा, यहाँ से यहाँ के बीच में। देखो इनिशियल जब एनर्जी थी, इनिशियल कितनी एनर्जी थी इसके पास, हाफ m u स्क्वायर, और फाइनल उसके पास कितनी है, हाफ m v स्क्वायर प्लस इस पॉइंट पे जब वो जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज, अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन मान लो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितना इंक्रीज हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड, सॉरी फॉर द नॉइज। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इतनी जितनी पोटेंशियल एनर्जी में उसका इंक्रीज हुआ और कितना हुआ, ये हो जाएगा r, हाइट निकाल लो r, फिर अगर ये r है तो ये कितना हो जाएगा r cos थीटा। सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ, mg r प्लस r cos थीटा, राइट। तो ये आपका सिंपल इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से आप mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो mv स्क्वायर, यहाँ से आप पहले तो काम करो, 2 है तो आप यहाँ से mu स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर प्लस 2mg r प्लस r cos थीटा, राइट। तो mv स्क्वायर की वैल्यू आप सिंपली इसके अंदर पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर की जगह mu स्क्वायर माइनस 2mg r प्लस r cos थीटा, राइट, एंड डिवाइड बाय r। उस r को आप यहाँ भी लिख सकते हो, ये जो r है उसको आपने यहाँ लिख दिया। सो आप ध्यान से देखोगे तो आपको तो किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, राइट। निकालते हैं भाई, तो देख लो यहाँ से ये आ जाएगा, mm कैंसिल कर दो पहले तो, ठीक है, rg cos थीटा दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस, सही तो कर रहा हो, u स्क्वायर माइनस 2g अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2gr cos थीटा। तो ये यहाँ आ जाएगा तो ये 3gr cos थीटा बन जाएगा दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gr। तो यहाँ से आपको cos, ये थीटा नहीं है cos थीटा है ना, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर माइनस 2gr बाई 3gr, राइट। सो ये जब थीटा रहेगा, cos थीटा जब इतना रहेगा तब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी, राइट। सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने हैं। बाकी आपको वेलोसिटी, देखो यही चीज आपको वैल्यू के टर्म में पूछ ली और थीटा निकालने को पूछ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक बार फोर्स की इक्वेशन निकालनी है, आपको एक बार एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन निकालनी है, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, राइट। देखो यही सवाल को अगर मुझे थोड़ा और घुमाना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जब भी बात आती है तब तुम्हें किसी भी पॉइंट पे टेंशन पूछ लेंगे, किसी भी पॉइंट पे कुछ भी पूछ लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मुझे जीरो का केस नहीं दिया होता, जीरो के केस तो आई होप आप समझ ही गए, मुझे किसी भी पॉइंट पे टेंशन पूछ लिया, जैसे लेट्स से कि अभी ये वाला केस था, यहाँ पर मुझे टेंशन पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन होगा t, तो t की वैल्यू क्या होगी, mv स्क्वायर बाय r माइनस mg cos थीटा, राइट। वो तो जीरो था इसलिए मैंने ये इक्वल टू ये लिखा था, तो यहाँ से टेंशन मिल जाएगा। v की वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ पर u पता होगा तुम्हें, तो यहाँ से यहाँ आप एनर्जी कंजर्वेशन एक बार लगाओ जैसे हमने अभी लगाया था, राइट। हाफ एम यू स्क्वायर दैट इज इनिशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जितना हाइट में चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी आप लिख लो। तो यहाँ से आपको सीधा टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यही जो सवाल है, जो टेंशन वाले सवाल है, वो आपके नॉर्मल वाले सवाल के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। मतलब यहाँ पर एक स्ट्रिंग के साथ मैंने बॉल को बांधा हुआ है और मैं उसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो टेंशन लग रहा है। अगर ये यही चीज मैं थोड़ा आपको उल्टा के पूछ लूं, जैसे लेट्स से यही चीज है ऐसे, और यहाँ पर एक ब्लॉक है या एक गोला है, ठीक है, इतनी सी चीज मुझे पता है। अब यहां से मैंने उसको इनिशियली कुछ स्पीड दी तो वो कुछ ना कुछ इधर घूमेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन आएगी जो उधर थी।
कि उसको पूरा वर्टिकल सर्कल घुमाने के लिए कितना उसको करना पड़ेगा, कितनी स्पीड उसको चाहिए ताकि वो एक पूरा वर्टिकल सर्कल घूम जाए, राइट। इस टाइप के सवाल। फर्क बस इतना रहेगा कि उस केस के अंदर स्ट्रिंग थी, इस केस के अंदर स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग थी तो टेंशन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन के थ्रू प्रोवाइड होता था, जबकि यहाँ पर टेंशन है ही नहीं, तो यहाँ पर यही फोर्स किसके द्वारा प्रोवाइड होगा, नॉर्मल द्वारा, राइट। तो यही इन दोनों में फर्क है, एक के अंदर टेंशन और दूसरे के अंदर नॉर्मल। तो यही फोर्स आगे ले जाएगा और यही सेम टू सेम भी बात आएगी, बस उसके अंदर टेंशन था, इसके अंदर नॉर्मल, राइट। अगर इसके इस टाइप के सवाल आए तो अब इसके अंदर आप एक बात समझो कि मैंने अभी बताया था कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी के बाद यहाँ पर टेंशन जीरो हो जाएगा, अब यहाँ पर नॉर्मल जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सरफेस। तो आपको ऐसा पूछ लेंगे कि कितने एंगल तक ये पहले वाले तक अटैच्ड है और कितने एंगल तक ये दूसरे वाले से अटैच्ड है। ये लेट से पहला है, ये दूसरा, तो मैंने कुछ वेलोसिटी दी थी, तो कितने एंगल तक वो पहले वाले से अटैच्ड है और कितने एंगल से वो दूसरे वाले तक अटैच्ड है। तो हमें एक बात पता चल जाएगी कि एक पॉइंट के बाद अगर लेट से की स्पीड उसकी इनफ नहीं है पूरा सर्कल घूमने के लिए, तो किसी पॉइंट के बाद वो यहाँ से लूज हो जाएगा, लूज हो जाने के बाद वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो लेट से ये कुछ वैल्यू आ गई थीटा, ठीक है। तो यहां से थीटा तक वो पहले तक रहेगा, जो लास्ट वाला केस था वही है, और यहां से आगे दूसरा वाला, ठीक है। और ये थीटा की वैल्यू अभी जो हमने निकाली थी टेंशन की वैल्यू 0, यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर इसके साथ जो नॉर्मल था वो 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, चीजें सेम रहेगी। वहां पर टेंशन 0 था, यहाँ पर नॉर्मल 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक वो इस वाली सरफेस के साथ अटैच था, फिर आगे वो इस वाली सरफेस से अटैच थे, बस इतना सा फर्क रहेगा, ठीक है भाई। तो इस तरह के सवाल आपको नॉर्मल के अंदर भी आ जाए तो भी आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, राइट। अब देखो एक और इस टाइप का एक सवाल है, जैसे ऐसा मुझे दिया हुआ है डिस्क टाइप स्ट्रक्चर, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। लेट से यहाँ पर मैंने एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है और ये रेडियस है आर, ठीक है। तो इसको मैंने जरा सा ऐसे झटका दिया, जरा सा, तो ये यहाँ से स्लिप होना स्टार्ट कर गया। अब देखो मुझे एक बात पता है कि ये जब स्लिप होना स्टार्ट करेगा तो वो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, यहाँ पर वो नहीं पहुंचेगा, एक बात तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, यहाँ से वो जाके वो यहाँ पर कहीं पे जाएगा, इन द सेंस कि इसी जो गोलाकार जो सरफेस है इसी की कोई पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ भाई, तो आपके घर में भी अगर ऐसा कुछ है तो अलग अलग जगह ड्रिलिंग मशीन ना बजाए राइट। तो कोई भी एक पॉइंट होगा जहां पर वो डिटैच हो जाएगा इस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ से, राइट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तभी आपको एक बात समझनी है कि तभी वो यहां से डिटैच हो जाएगा। तो आपको देखो इसको एक बार ट्राई करना है, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि आपको नॉर्मल की वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब लेट से मैंने यहां से यहां, तो इनिशियल स्पीड उसकी 0 है, यहां पर उसकी स्पीड लेट से हो गई v, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लगेगा इधर mv²r, यहां पर है mg, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर फोर्स भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर ये mg मुझे पता है तो, राइट। वर्टिकल के साथ आप ये एंगल ले लो थीटा, तो ये भी हो जाएगा आपका थीटा, ये mg है तो ये वाला हो जाएगा mg cos थीटा, तो आप यहां से लिख सकते हो mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू mv²r। v की वैल्यू कैसे मिलेगी, v की वैल्यू मिलेगी यहां से यहां का एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, ठीक है। पुट करोगे तो आपकी cos थीटा की वैल्यू आएगी बच्चों 2/3, ठीक है। आप इसको ट्राई करना, इसको सॉल्व करना, ये क्वेश्चन आपके लिए है, राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व होगा, तो या तो आपको टेंशन दिया होगा या आपको नॉर्मल दिया होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर, तो आप इजीली इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हमने सारी बातें कर ली वर्क की, एनर्जी की। अब लास्ट में बचा है पावर, कि पावर क्या होता है। पावर के बारे में देख लेते हैं। पावर इज नथिंग बट इट इज अ रेट ऑफ वर्क डन। हमें पता है, हमें जनरली अब जैसे हम बड़े हो गए तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर वगैरह की जरूरत पड़ती है, पी इंस्टेंटेनियस, पी एवरेज, ये सारी चीजें, ठीक है भाई, रेट ऑफ वर्क डन। और यू कैन आल्सो राइट डाउन P दैट इज इक्वल टू dW/dt, जिसको हम P इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको आइडिया हो तो P इंस्टेंटेनियस को ही
हम क्या लिखते हैं, या तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख लो एवरेज वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन, तो ये आपका आ जाएगा पी एवरेज, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हो, एफ डॉट वी करके, एफ डॉट वी कर दोगे तो आपको पावर आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है भाई। तो इसके अंदर देखो ज्यादा मैं बोल नहीं रहा, पावर का यूनिट हमें पता है, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट रहता है, जूल पर सेकंड वगैरह हो गए, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर सवाल आए तो किस टाइप के सवाल आ सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर वगैरह पे। बाकी इजी सवाल ही बनते हैं, पावर पे ज्यादा इतना टफ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि कोई पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर रहा है, तो मुझे ऐसा बोला है कि किसी भी टाइम टी पे इसका इंस्टेंटेनियस पावर बताओ। इंस्टेंटेनियस पावर की मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी टाइम टी पे मुझे इसका इंस्टेंटेनियस पावर बताना है। ये कोई u जितनी इनिशियल स्पीड से मैंने उसको मूव किया, ये कोई सरफेस है जिसके ऊपर म्यू जितना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, इसका मास है m। सो मुझे पूछा है पावर एट टाइम t पे मुझे उसका इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है। तो हमें तो एक ही बात पता है, इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज इक्वल टू f डॉट v। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो आप निकाल लो। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अभी फ्रिक्शन फोर्स से लगेगा, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स, पहली बात अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं, सो इसका जो एक्सेलरेशन है ब्लॉक का, एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, अगर इसके ऊपर फ्रिक्शन, क्योंकि एक ही टाइप का अभी फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, फ्रिक्शन मोशन के लॉ, राइट। तो एक्सेलरेशन इसका किसके बराबर हो जाएगा, माइनस म्यू जी के बराबर, म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन है वैसे ये, माइनस म्यू जी। तो इसके किसी भी टाइम पे उसकी स्पीड क्या लिख सकते हैं, u प्लस at, और यू कैन आल्सो राइट डाउन u माइनस म्यू जी टी। So that is the speed of particle at any particular point, velocity in this particular direction, you can also say, right। और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो म्यू एम जी जितना लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप पावर इसका लिख सकते हो म्यू एम जी एंड u माइनस म्यू जी टी, और cos थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल है 180, तो cos 180 हो जाएगा आपका -1, तो मैं आपका यहाँ पर माइनस साइन और लिख लेता हूँ, राइट। सो दिस विल बी द p इंस्टेंटेनियस इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। तो आपको किसी भी केसेस के अंदर आपको पूछ सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर निकालना, ठीक है। अब जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपको इंस्टेंटेनियस पावर पूछ ले, किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस पावर पूछ ले, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह के अंदर किसी भी टाइप के सवालों के अंदर इंस्टेंटेनियस पावर पूछ ले तो आपको वेलोसिटी निकालनी है उसकी, और उसके ऊपर जो फोर्स है वो निकालना है, तो आप सीधा f डॉट v करके इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूं, तो लेट्स से ये वाले पॉइंट पे मुझे इंस्टेंटेनियस पावर पूछ लिया, तो ये वाले पॉइंट पे किस तरीके से वेलोसिटी निकालनी है ये हमें आना चाहिए। ये प्रोजेक्टाइल का सवाल है, मोशन इन 2 डायमेंशन। वेलोसिटी आ गई, यहाँ पर mg फोर्स पता है, तो आप सीधा f डॉट v कर सकते हो। या तो आपको वेलोसिटी i और j फंक्शन के फॉर्म में आ गई, फोर्स जो है फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, mg j कैप का माइनस माइनस j कैप डॉट आपका ये वाला जो भी आया vx i कैप प्लस vy j कैप। अब इजीली इसको पुट करके किसी भी पॉइंट पे इसके अंदर भी आप पावर निकाल सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से तो आपका आ जाएगा P इंस्टेंटेनियस, राइट, P इंस्टेंटेनियस। बाकी हॉर्स पावर वगैरह भी है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोल्ट, राइट। ये तो सिंपल 9-10 में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया भाई, वर्क पावर एनर्जी। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैंने आई होप सारे के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन करने वाले हैं इन वन शॉट, राइट। आपको अगर ऐसा लगता है कि और न्यूमेरिकल चाहिए वगैरह तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना, अच्छे से डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। एंड यस, अगर आप पहली बार देख रहे हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।